हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने खबरों में एक विशेष खबर लेके आया हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसके संदर्भ में एक रेटिंग एजेंसी है, उसने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, कुछ उसने डाटा दिया है जो आपके सामने यहाँ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आपकी परीक्षाओं में सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों से उस रेटिंग एजेंसी के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर एक आंकड़ा दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह किस एजेंसी ने यह आंकड़ा दिया है। तो यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मतलब यह होता है कि यह किसी देश की साख को बताती है कि वह कितना मजबूत है, और उस देश की साख के मुताबिक ही उसको बड़ी बड़ी संस्थाओं से लोन मिलता है। इसे आप ऐसे सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि आपकी अगर साख अच्छी है, अगर आप मान लीजिए कि कभी जाके अगर फाइनेंस पे कोई सामान लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चाहे मोबाइल लेना, लैपटॉप लेना, गाड़ी, कुछ भी, तो आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। वह सिविल स्कोर ही आपकी क्रेडिट होती है एक तरह से। वही यह क्रेडिट एजेंसियां तय करती हैं किसी देश के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, और कौन कौन से जो फैक्टर हैं वह यह एजेंसी बता रही है भारत के बारे में। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। यह ग्रोथ का एक सिंबल बहुत शानदार दिखाया जा रहा है। हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसके बारे में आगे डिटेल में हम बताएंगे यह कैसी एजेंसी है, क्या है। इसने एक ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक नामक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में इसने कई देशों के बारे में कुछ भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले 3 वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनेगा। रेटिंग एजेंसी के अनुसार विकास दर 2024 से 25 में 6.4% रहेगी, 6.4% रहना है, जबकि 2026 से 27 के बीच में यह 7% रहेगी, 7% रहेगी, 7% रहेगी। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान के बाद 5वें पायदान पे भारतीय अर्थव्यवस्था है अभी के लिए। रिपोर्ट के अनुसार चीन की जीडीपी वृद्धि दर, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और ज्यादातर एशिया में यही एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसी से कंपेयर किया जाता है। चीन की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वह मात्र 4.6% है, 4.6% है, तक धीमी हो जाएगी कहा जा रहा है। कहाँ? 2024 तक। और 2026 में 4.6% पर वापस आने का अनुमान है। मतलब अभी जो इसकी ग्रोथ रेट है वह 4.6% तक जो है धीमी होगी, स्लो होगी। भारत दुनिया की सबसे युवा कामकाजी आबादी में से एक है। यह क्रेडिट एजेंसी यह भी बता रही है कि भारत में क्या क्या पोटेंशियल है, भारतीय इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं। तो यह पहला फैक्टर क्या बताया जा रहा है? सबसे युवा कामकाजी आबादी भारत के पास है। इसमें इन्होंने बताया है कि लगभग 53% नागरिक 30 वर्ष से कम आयु के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आगे आने वाले लगभग 30 वर्षों तक यह हमारी कामकाजी जो है युवा वर्ग है, या कहा जाए तो कामकाजी वर्ग है। 54 वर्ष तक, 60 वर्ष तक सामान्य रूप से माना जाता है कि कोई भी यह कामकाजी वर्ग माना जाता है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। भारत का विकास पथ इस बात पर निर्भर करेगा, यानी कि हमारी ग्रोथ रेट इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह सेवा आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर अगला वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है। अब बात करेंगे आप सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब क्या होता है? अभी हमारी जीडीपी में अगर देखा जाए तो सेवाओं का योगदान आधा से अधिक है। जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी जिसे टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, इसमें बैंकिंग होता है, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था में यदि जॉब भी बढ़ाना है और ग्रोथ भी बढ़ानी है, तो हमें टर्सरी के अलावा हमें सेकेंडरी पर भी फोकस करना होता है। जो अर्थव्यवस्था के 3 चरण होते हैं क्रमशः, हम एक को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कृषि, खनन आदि से संबंधित चीजें होती हैं। दूसरा हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें विनिर्माण से संबंधित चीजें होती हैं। और तीसरी हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें परिवहन, बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि से संबंधित चीजें होती हैं। अब जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसमें भी रोजगार जो होता है वह निश्चित होता है, निश्चित संख्या में ही यह रोजगार लोगों को प्रदान कर सकता है। लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र होता है,
इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं होती हैं। और जब तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तृतीय टर्सरी सेक्टर की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें भी रोजगार की संभावना कम होती है, क्योंकि बढ़ते मशीनीकरण, एआई के इस्तेमाल, कंप्यूटर के प्रयोग से रोजगार में कमी होती है सर्विस सेक्टर में। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, अगर हम विनिर्माण क्षेत्र में जाएं, उद्योग क्षेत्र में जाएं, तो इसमें निरंतर रोजगार बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत यदि अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को, जहां सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, अगर उसे शिफ्ट करके, रिवर्स शिफ्ट करके हम द्वितीयक क्षेत्र में ज्यादा कर दें, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा होने वाला है। विनिर्माण का हिस्सा अभी भी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18% है। अब आप इसे देखिए, मात्र 18% है, जबकि किसी भी इकोनॉमी में जो द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अगर वह 40% से ऊपर है, तो इसे बहुत अच्छी कंडीशन माना जाता है। तो यह एक देखा हमने कि कौन कौन से इन्होंने रोड मैप बताया है। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने बताया, कहा विनिर्माण केंद्र बनने के लिए इन्होंने उपाय भी सुझाया। मजबूत लॉजिस्टिक ढांचा विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह क्या चीजें हैं? इनके कहने का मतलब है कि हमारे पास अच्छी सड़कें होनी चाहिए, परिवहन के साधन अच्छे होने चाहिए, हमारे पास बंदरगाह अच्छे होने चाहिए, पोर्ट अच्छे होने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो विनिर्माण है उसको कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस पर भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और इसमें भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। साथ ही भारत को अपने श्रमिकों को कुशल बनाने और कार्यबल में महिला भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां पर कह रहे हैं कि श्रमिकों को कुशल बनाने, हमारे यहाँ आप जानते होंगे भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि छोटे मोटे कई सारे और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें जो मजदूर वर्ग होते हैं या जिनके पास थोड़ी भी शिक्षा होती है, उनको स्किल किया जाता है, उनके स्किल के कौशल को विकसित किया जाता है, जिससे कि वो फ्यूचर में, भविष्य में खुद रोजगार अपने लिए पैदा कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। एक अगला पॉइंट इसमें आ रहा है कार्यबल में, जो हमारा वर्किंग फोर्स है, जो हमारे पास एक कहा जाए तो एक वर्किंग ग्रुप है, हमारे पास कार्यवर्ग है, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। महिलाएं किसी भी आप देखा जाए तो आबादी में लगभग 49% से 52% तक हिस्सेदारी महिलाओं की होती है, उस आबादी में उनका हिस्सा होता है। लेकिन विकास भारत जैसे विकासशील देश या और भी देशों में देखा जाए तो जो इनकी हिस्सेदारी होती है वो 20% से लेकर लगभग 25 से 30% मात्र होती है। बहुत ज्यादा होती है तब 30%। तो जो इनकी आबादी का हिस्सेदारी है वो काफी कम है। जब एक वर्ग काम ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है? तो इनका कहना है कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा आप देखेंगे अभी हाल ही में संसद में महिला बिल पारित किया गया, आरक्षण के 33% आरक्षण की बात की जा रही है और कई राज्य हैं जो महिलाओं को विशेष आरक्षण देते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने विकास के इंजन को गति दे सकते हैं। तो यह एक उनके द्वारा सुझाया गया जो है उपाय था। अब देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड पुअर्स रेटिंग एजेंसी है यह क्या कैसे करती है। क्रेडिट रेटिंग किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में उधारकर्ता की साख का मात्रात्मक मूल्यांकन करती है। ठीक है, कि हाँ इनके पास कितनी क्रेडिट है, क्या कैसे, इसके बारे में और सुझाव भी देती है, जैसा कि भारत के संदर्भ में इन्होंने दिया है। क्रेडिट रेटिंग किसी भी संस्था को सौंपी जा सकती है जो पैसा उधार लेना चाहती है। रेटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के ऋणों पर मूलधन और ब्याज भुगतान को पूरा करने की क्षमता की वित्तीय स्थिति का आकलन करती है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 3 बड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां जो हैं, कौन कौन सी हैं यहां मैंने नीचे बता रखा है। एक मूडीज है, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है और एक फिच है। ये 3 इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो रेटिंग देती हैं, जो लगभग 95% वैश्विक रेटिंग कारोबार को नियंत्रित करती हैं। ये तीनों तो क्या करती हैं? वैश्विक कारोबार के संबंध में अपना एक आकलन देती हैं और किसी देश को उसके आगे बढ़ने में पूरी मदद का प्रयास किया जाता है इनकी तरफ से। तो चलिए आज की हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए, बहुत टाइम नहीं लगता सब्सक्राइब करने पे। और हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो गया है,
अगर आप चाहते हैं कि किसी भी विषय पे आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि कोई ऐसा डाउट है जो आप चाहते हैं कि हमारा वो क्लियर हो और हम वीकली ये डाउट सेशन रखेंगे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन नीचे दिया हुआ है। उसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। आपकी अगर देखा जाए तो ₹1.50 60 पर डे के हिसाब से ही पड़ता है। उतना मंथली अगर आप पे करते हैं तो हम आपको वीकली गाइडेंस भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो केवल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हमारी नई वीडियो जो भी आएगी अपडेट वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।